नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और बुलेटिन में यूपी की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोवा से आ रही बड़ी खबर की। बीजेपी नेता प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं। राजभवन में देर रात हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पद और गोपनीयता की उन्हें शपथ दिलाई। सावंत के साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रमुख सुदीन धावलीकर और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद कांग्रेस ने राज्यपाल को खत लिखकर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण देने की बात कही थी। इस समय कांग्रेस 14 विधायकों के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि 40 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के 12 विधायक हैं। संविधान आणि कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव दितायेन आणि भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगी नासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की गोय राज्याचो आज मैंने शपथ लिया है और पूरा एक गवर्नमेंट 3 साल की जिम्मेदारी जो पूरा करना है, स्टेबिलिटी, सभी अलायंस को साथ लेके चलना है और जितने सारे काम इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करना, ये सारी जिम्मेदारी पहले मुझे लगता है मैं मनोहर पर्रिकर जितना काम नहीं कर सकूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं प्रयास रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना काम करें, ये मेरा प्रयास है। तो गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद जो है अब जिम्मेदारी जो है शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रमोद सावंत को मिली है, क्योंकि अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। और राजभवन में देर रात हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन इस बार 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रमुख सुदीन धावलीकर और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। और जैसे कि हमने शुरुआत में आपको जानकारी दी, मनोहर पर्रिकर जी के निधन के बाद जो है ये बदलाव हुआ है। मोयपास अथवा दुस्वास बाळगी नासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की गोय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका उधर मिशन पूर्वांचल पर निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक तीर से कई निशाने साध रही हैं। रिपोर्ट देखिए आप। मिशन यूपी के तहत प्रयागराज में गंगा यात्रा पर निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को अपनी राजनीति में आने का मकसद तो बताया ही, साथ ही पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। पीएम पर प्रियंका ने क्या हमला बोला ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि प्रियंका ने राजनीति में आने का क्या मकसद बताया। देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है। पहचानिए इस बात को, जागिए इस बात की प्रति। राजनीति में आने के मकसद को बताने वाली प्रियंका गांधी ने सोमवार को बीजेपी के मैं चौकीदार हूं के नारे को लेकर भी पीएम पर हमला बोला और एक किसान से हुई बातचीत का हवाला देते हुए प्रियंका ने कहा कि चौकीदार अमीरों के होते हैं, न कि गरीबों के। एक किसानों के ग्रुप से मिली थी, आलू किसान थे वेस्टर्न यूपी से, तो उनमें से एक किसान भाई ने मुझे कहा कि देखिए चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान अपने खुद चौकीदार होते हैं। गंगा यात्रा के दौरान एक तरफ प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी प्रियंका और उनकी यात्रा पर तंज कसते हुए वार किया। 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने गंगा की सफाई के लिए, गंगा की स्वच्छता के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पे अभियान चलाया। उसी का नतीजा है कि आज इस अविरल गंगा, निर्मल गंगा के माध्यम से के रास्ते आज प्रियंका वाड्रा गांधी जी अपना सियासी सफर शुरू कर रहे हैं। लेकिन उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि उस जमीन की हकीकत का भी उनको एहसास हो जाएगा और उस पानी की था भी उनको लग जाएगी। जिस प्रकार से मिसेज वाड्रा जो है अपनी यात्रा कर रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो टेंशन में यात्रा कर रही हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जी के कौन सा कहाँ और क्या फंसने वाला है। उनके पास
जनता के लिए सोचने का समय नहीं है। बता दें कि मिशन यूपी के तहत प्रियंका गांधी ने गंगा पूजन कर प्रयाग से वाराणसी तक गंगा यात्रा शुरू की है। गंगा यात्रा के दौरान वो जगह जगह सभाएं कर बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को उठा रही हैं। इस यात्रा का मकसद कांग्रेस को मजबूत करना है, लेकिन प्रियंका गांधी इसमें कितना सफल होंगी ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रियंका गांधी आज भदोही के सीतामढ़ी से स्टीमर के जरिए मिर्जापुर के लिए रवाना होंगी। विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन और त्रिकोण परिक्रमा के बाद प्रियंका नगर के पक्के घाट पहुंचकर महिलाओं और अन्य लोगों से मुलाकात करेंगी। पक्का घाट महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का प्रमुख बाजार है। यहां से वो स्टीमर से कचहरी घाट के लिए रवाना होंगी। कचहरी घाट पर वकीलों से मुलाकात कर बरैनी भटौली घाट पहुंचेंगी। वहां मछुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात कर सिंधोरा घाट पर शाम 3 बजे किसान गोष्ठी को संबोधित करेंगी। इसके बाद चुनार के लिए रवाना हो जाएंगी। प्रियंका गांधी जो है, कल भी हमने आपको दिखाया पूरे दिन वो किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम रहे, लोगों से मिली, किस तरह से जो है सवाल उठाए मौजूदा सरकार पर। और आज का जो कार्यक्रम है, उपेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आज के कार्यक्रम को जो है समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए जीनत, आज प्रियंका गांधी करीब 10 बजे मां विंध्यवासिनी के दरबार आएंगी मिर्जापुर, और यहाँ पर उनके लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और मां विंध्यवासिनी के दरबार में आने के बाद वो यहाँ दर्शन पूजन करेंगी और मां से विजय का एक तरीके से ये बहुत विशेष पूजा रखी गई है यहाँ पर, तो विजय मांगेंगी मां से। और पार्टी के लिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पूर्वांचल में गंगा के सहारे जो ये रास्ता तय किया है प्रचार का, वो रास्ता आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार के आशीर्वाद के साथ शुरू होगा। उसके बाद वो दरगाह जाएंगी। यहीं से करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर दरगाह है, कंतित चिश्ती दरगाह, बहुत सिद्ध दरगाह है। वहां पर वो मजार में वहां जाके वो चादर पोशी करेंगी। तो आज मंदिर से लेकर और फिर मजार तक वो आशीर्वाद लेंगी, इबादत करेंगी, और उसके बाद वो कचहरी में अधिवक्ताओं से मुलाकात करेंगी, महिला बुनकरों से मुलाकात करेंगी, उनके हुनर को जानेंगी। और जो इस देश आने वाला 2019 का चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है वो समझाएंगी, और ये बताने की कोशिश करेंगी किस तरीके से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने क्या क्या किया, और जो इस वक्त हो रहा है वो किस तरीके की राजनीति हो रही है। और कांग्रेस का पूरी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि रुख साफ करेंगी। और वहां से वो भटौली घाट जाएंगी, और भटौली घाट से उनकी जो गंगा के जरिए जल साधना है, वो आज के जो दूसरे दिन का उनका दौरा है वो भटौली घाट से शुरू होगा। वहां पर वो नाव पर सवार होकर पहले वही गांव है देवरी गांव, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगी, ग्रामीणों से उनका दुख दर्द जानेंगी और अपनी बात बताएंगी। तो पहले उनकी मन की बात सुनेंगी और उसके बाद अपने मन की बात जो है उनको बताएंगी। आपके आसपास कुछ लोग जो हैं वो हमें कहीं कि बड़ी उम्मीदों से जो है वो देख भी रहे हैं, और अब एक बार जरा उनसे पूछिए, अगर वो बातचीत करें तो क्या उन्हें इस बारे में जानकारी है कि आज प्रियंका गांधी आ रही हैं, और अगर है तो वो किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल, देखिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। आपको जानकारी है आज यहाँ पे प्रियंका गांधी आ रही है? जी। क्या लगता है आपको, गंगा के सहारे जो कांग्रेस ने अपनी जल साधना शुरू की है, कितना बेनिफिट होगा कांग्रेस को, और कितनी आप उम्मीद मानते हैं प्रियंका को कांग्रेस की? अरे बहुत ज्यादा। वो तो कितना आपको लगता है कि क्या माँ के आशीर्वाद से और दरगाह में चादर चढ़ाने से कांग्रेस को वो जो खोया हुआ है एक वनवास है एक तरीके से राजनीति का उत्तर प्रदेश में, वो खत्म हो जाएगा? नहीं। ये अभी इतने साल बाद ये जन्मी है, 0 से जन्मी है, यहाँ तक बड़ी हुई है, और अब इनको याद आया है कि माता रानी के यहाँ जाना है और चादर चढ़ाना है। इनके कोई खानदान में नहीं आया यहाँ पे, तो ये तो ढकोसलेबाजी है। इनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये हारे हैं, ये एकदम देश से बाहर चले जाएंगे। और मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, तो कौन बनेगा? है जो जिसको जो है ये जनता बैठाएगी वही बनेगा। मोदी को लिखा के थोड़ी आए हैं कि जो हम ही प्रधानमंत्री बने, हम ही चला सकते हैं। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा?
मेरा नाम प्रदीप कुमार राय, मैं भदोही से आया हूँ। अच्छा, आप भदोही से। आपको क्या लगता है, पूर्वांचल के दौरे पर निकली हैं गंगा के रास्ते प्रियंका गांधी, कितना जो है गंगा आशीर्वाद देगी, कितना आज मां विंध्यवासिनी के दरबार में? थोड़ी सी बंदिश है वक्त की उपेंद्र, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की। उधर कांग्रेस ने जारी की 5वीं सूची, 5वीं लिस्ट में यूपी के 3 उम्मीदवार घोषित किए गए। मेरठ से बदला गया कांग्रेस उम्मीदवार, ओपी शर्मा की जगह हरेंद्र अग्रवाल को मिला है टिकट। गाजियाबाद से डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। बुलंदशहर से बंसीलाल पहाड़िया को टिकट मिला है। 5वीं लिस्ट और 3 नाम यूपी से। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लिस्ट की, और इसमें 3 जो है कांग्रेस ने नाम जो है यूपी से भी साझा किए हैं। मेरठ से कांग्रेस का प्रत्याशी बदला गया। बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बना, लेकिन कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद भी कांग्रेस ने गठबंधन के बड़े नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान कर संदेश दे दिया है कि जिस सफर में गठबंधन आगे बढ़ रहा है उसी सफर में कांग्रेस साथ निभा रही है। रिपोर्ट। कितनी बार कहा आपसे कि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है? सुना, ये अखिलेश यादव का बयान है, जिन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर सामने आए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए, हम इन तीनों के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ निभाना रे, दिल को तोड़ न जाना रे, साथ ही साथ निभाना रे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गठबंधन का साथी बताया तो कांग्रेस ने हाथ बढ़ा दिया, लेकिन गठबंधन को अब कांग्रेस का साथ पसंद नहीं है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की मुरव्वत पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को हराने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा न करे। वैसे अखिलेश यादव ने समय रहते अपने बयान से पलटी मार दी, लेकिन कांग्रेस पर लगातार हमलावर बीएसपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर अटैक किया। मायावती ने लिखा, कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहाँ की 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके अकेले चुनाव लड़े। अर्थात हमारा यहाँ बना गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस से जबरदस्ती यूपी में गठबंधन हेतु 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाए। मायावती के ट्वीट के बाद बीएसपी नेता राम गोविंद चौधरी ने मायावती के बयान पर हाँ में हाँ मिला दिया और कांग्रेस को नसीहत दे दी। अरे उनके छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, कहिए तो वो भी लड़ ले, हम लोग लड़े तो पता चल जाएगा। तो राष्ट्रीय तो दिल्ली पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा। वैसे एसपी और बीएसपी अब कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संदेश यही दे रही हैं कि साथ ही साथ निभाना, क्योंकि मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना। बीजेपी को भी भरोसा हो चला है कि विरोध में खड़े दल अलग अलग दिखाई भले दे रहे हों, लेकिन अंदर खाने सब साथ खड़े। सपा, बसपा, कांग्रेस ये अलग अलग नहीं है, इनका आपसी तालमेल अंदर से बना हुआ है। कांग्रेस ने उनके लिए 7 सीटें अपने सुविधानुसार छोड़ दी और गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की सुविधा के अनुसार छोड़ दी। अखिलेश यादव ने संदेश तो यही दिया कि गठबंधन में कांग्रेस साथ नहीं है, लेकिन खबर है कि अंदर खाने कांग्रेस साथ है और कांग्रेस का संदेश साफ है। खबर ये भी है कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने किनारा इसलिए किया है कि कहीं जमीन पर बात न बिगड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने और विरोधियों से निपटने की रणनीति बनाने के लिए आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। सबसे पहले यूपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर फैसला होगा।
दंतेवाड़ा नक्सली हमले में यूपी का लाल शहीद हो गया है। उन्नाव का लाल शशिकांत तिवारी शहीद हुए हैं। सीआरपीएफ की 231 बटालियन में वो तैनात थे। शहादत की खबर के बाद से ही परिवार में मातम है। 16 जनवरी को आखिरी बार आए थे घर। 3 साल से दंतेवाड़ा में तैनात थे शशिकांत तिवारी। सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर वो तैनात थे। अनुज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुज, परिवार के बारे में तो खैर क्या ही बात करें, जिस तरीके का माहौल होगा बेहद ही दर्द भरा। कब ये खबर आती है और आखिरी बार वो कब आए थे, क्या बातचीत हुई थी? थोड़ा सा और परिवार के बारे में जानकारी दीजिएगा। जी जीनत, आपको बता दें कि शहीद शशिकांत तिवारी आखिरी बार 16 जनवरी को घर आए थे और भतीजी की शादी समारोह में शामिल हुए थे, जिसके बाद वो 26 जनवरी को निकले थे वापस। और जीनत, सबसे बड़ी बात आपको बता दे कि अब से 3 माह बाद उनको लखनऊ ट्रांसफर होके आना था, लेकिन ट्रांसफर होने की जगह पे उन्होंने दुनिया से ही विदा ले लिया और दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में वो शहीद हो गए, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और देर रात जब प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी मिली तो वो शहीद के घर सांत्वना देने पहुंचे। इसके साथ ही जो पूरा इलाका था वहां पे मातम छा गया। आपको बता दें जीनत कि कुछ समय पहले जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो इसी तरह उन्नाव का एक और लाल शहीद हुआ था। जी जीनत, बिल्कुल। आपने कहा कि वो कुछ वक्त बाद आने ही वाले थे। परिवार में कौन कौन लोग हैं? जी जीनत, आपको बता दें कि उनकी माता जी हैं, उनकी पत्नी है, इसके साथ में एक 16 वर्षीय बेटा और एक 7 साल की पुत्री उनकी है। और आपको बता दें कि उनका कुछ समय मार्च के पहले सप्ताह में ही उनका ट्रांसफर हुआ था, जो उनको दंतेवाड़ा से लखनऊ के लिए ट्रांसफर हुआ था। उनको लगभग 3 माह का इसमें समय लगना था और उसके बाद पूरी जो प्रक्रिया होनी थी, उनके जो दोनों बच्चे फिलहाल वो दिल्ली के सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका। बेहद ही दुखद खबर और परिवार को जो है ईश्वर हिम्मत दे इस दुख को सहने की। अब बात करेंगे अनिल अंबानी की, जिन पर मंडरा रहा जेल जाने का खतरा पूरी तरह से टल गया है। यह खतरा उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी की मदद की वजह से टला है। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन से पहले ही स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को बकाया तकरीबन 69 करोड़ रुपए जो है वो चुका दिए। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को अवमानना दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें 1 महीने के अंदर 453 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा था। इसमें चूक होने पर कोर्ट ने उन्हें 3 महीने जेल भेजने की बात कही थी। एरिक्सन के पैसे चुकाए जाने के बाद अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी को दिल से धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि मुश्किल वक्त में साथ देकर मुकेश और नीता अंबानी ने पारिवारिक मूल्यों को बचाया है। और जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।